अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम पॉलीमर्स है, इसका लेक्चर नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करना है। और आज का जो लेक्चर है ये है तो सारा थ्योरेटिकल बेस, मतलब इसमें ज़्यादा आपने याद ही करना है, लेकिन एक दफ़ा मेरे ख्याल में इसको डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पॉलीमर्स मतलब प्लास्टिक के ऊपर है। और प्लास्टिक का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री जिसमें धागा बनता है, या ये जो पर्दे वगैरह बनते हैं, कर्टन वगैरह, ये मेन चीज कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, उसमें पॉलीमर्स का क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पॉलीमर्स आर वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब ये है कि इनको बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर आप यूज कर सकते हो, बहुत सारी सब्सटेंसेस बनाने में पॉलीमर्स को यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है। तो पॉलीमर्स आर वर्सटाइल मतलब बहुत सारी चीजों में यूज हो सकते हैं, जैसे कि यूज्ड इन क्लॉथिंग, कपड़ा बनाने में यूज किया जा सकता है। फर्निशिंग, किसी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं उनके अंदर वो ज्यादातर किसके बने होते हैं, पॉलीमर के बने होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो पॉलीमर की होती हैं, पॉलीमर की फर्दर चीजें उसमें बनी होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो और भी इंडस्ट्री के अंदर यूज करके इनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन भी की जा सकती है, जो डेली लाइफ के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास पॉलीमर है जिसका नाम है पॉलीएस्टर। ये हमने पीईटी इसका पढ़ा था, पॉलीएस्टर लिंकेज होता है, लेकिन पूरा हमारे पास पॉली इथाइलिन टेरिपथैलेट जो कि हमारे पास एक पॉलीमर था। ये हमारे पास एक पॉलीमर है जो कि ड्यूरेबल है, बहुत मजबूत है, बहुत लंबा अरसा तक चलता है। श्रिंकेज और स्ट्रेचिंग की रेजिस्टेंस रखता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं होता, श्रिंक भी नहीं होता, सुकड़ भी नहीं जाता, मतलब उसका मैस जो वॉल्यूम है वो कम भी नहीं होता। रैपिड ड्राइंग, जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। गुड कलर रिटेंशन, मतलब इसका कलर जो है वो रिटेन रहता है। अक्सर प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको धूप में रखो तो उसका कलर जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन पीईटी प्लास्टिक, जो पॉलीएस्टर लिंकेज वाले प्लास्टिक्स हैं, उनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो स्ट्रेच बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा श्रिंक नहीं होते, ड्यूरेबल होते हैं, लंबा अरसे तक चलने वाले, और उसके बाद उनका कलर रिटेन रहता है, जल्दी ड्राई भी हो जाता है। जब उनकी फॉर्मेशन की जाती है तो फौरन से ड्राई भी हो जाते हैं। अब इनके यूजेस क्या है? जो पॉलीएस्टर लिंकेज वाले पॉलीमर्स हैं या प्लास्टिक है, उनको क्लॉथिंग में यूज किया जाता है, मतलब शर्ट्स और पैंट बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए, टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए, जैसे कि आपने ये अक्सर केबल्स वगैरह देखे हैं, टायर्स बनाने के लिए, कॉर्ड्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे इसके यूजेस हैं। टायर बनाने के लिए भी कॉर्ड मतलब आप ये समझ सकते हैं जिस तरह से हमारे पास केबल वायर नहीं होती, ये लैपटॉप के चार्जर की या जो हमारे पास फोन है उनके चार्जर की, वो बेसिकली चार्जर वाली लीड जो है वो कॉर्ड्स है। तो ये सारी सब्सटेंसेस बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? पॉलीएस्टर लिंकेज वाले पॉलीमर्स को, जिसके अंदर पॉलीएस्टर लिंकेज होता है। फिर नायलॉन 66, ये हमने इसकी फॉर्मेशन भी लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 3 के अंदर देखी थी, पॉलीएस्टर कैसे बनता है और नायलॉन 66। अब ये पुराने लेक्चर इस चैप्टर के देखोगे तो वहां ये आप इनकी सिंथेसिस कर सकते हो, वहां लिंकेज भी बताया हुआ है कि कौन सा लिंकेज किस तरह से है, यहाँ लिंकेज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो नायलॉन 66 जो कि पॉलीअमाइड लिंकेज वाला कंपाउंड है, हाईली, अब मैंने ये नाम तो याद रखना है, लेकिन फर्दर इसमें एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं हमने डिस्कस करनी, सिर्फ इसका नाम याद रखना है लिंकेज का। हाई स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेच हो जाता है और वापस अपनी जगह पे भी आ जाता है। एब्रेशन एंड केमिकल ऑयल रेजिस्टेंस, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके जो साइड इफेक्ट हैं उसको भी रेजिस्ट करता है, जो डिफरेंट केमिकल या जो हमारे पास और फिजिकल चेंजेस आती हैं उनको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका ये फायदा नायलॉन 66 का। ठीक है, और इसके बाद इसके यूजेस क्या है? इसको कपड़ा बनाने में भी यूज किया जाता है। ब्लेंडेड फाइब्रिक्स, अब कई आपके पास फाइबर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं
उस प्लास्टिक के अंदर नायलॉन 6 को कंबाइन करके एक नया प्लास्टिक बना देते हैं जो कि ब्लेंडेड फाइब्रिक्स कहलाता है, प्लास्टिक कहलाता है। उसकी प्रॉपर्टीज और बेहतर हो सकती हैं। ये कब किया जाता है? जब एक ही प्लास्टिक के अंदर सारी प्रॉपर्टीज ना हो तो और वो किसी दूसरे प्लास्टिक में हो तो उसको ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिससे प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज जो है वो एनहांस हो जाती हैं। टूथ ब्रशेज के अंदर यूज किया जाता है कारपेट क्लीन वगैरह बनाने के लिए, या और भी बहुत सारी अदर सब्सटेंसेस उनके अंदर भी यूज किया जाता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाने के लिए भी नायलॉन को यूज किया जाता है। फिर है पॉलीइथाइलीन, पीई, ये भी हमारे पास एक प्लास्टिक है। इसका मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने स्टडी किया था, वो आप देख सकते हो। अच्छा, लाइट वेट, वेट इनका कम होता है, ड्यूरेबल, लंबा अरसा तक चलने वाले होते हैं। वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंस, वाटर को भी, वाटर अगर इन पे गिर भी जाए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलमोस्ट जितने प्लास्टिक हैं वो वाटर रेजिस्टेंस ही होते हैं। गुड थर्मल इंसुलेशन, मतलब हीट कोई इतने अच्छे से पास नहीं होती। जैसे आपने अक्सर देखा है, जैसे हांडी वाला चमचा है तो जहां से पकड़ते हैं वो किसका बना होता है? ये प्लास्टिक या लकड़ी का। तो वो ऐसा प्लास्टिक होता है जो थर्मल इंसुलेशन शो करता है, मतलब हीट को पास होने नहीं देता। इसको ट्रेज बनाने के लिए यूज किया जाता है पॉलीइथाइलीन को। मिल्क कंटेनर बनाने के लिए, क्रेट्स बनाने के लिए, जिसके अंदर ये अक्सर फ्रूट्स वगैरह पैक होके आते हैं, वो वाले जो कॉटन साफ के वो टोकरियां जिस कह सकते हो प्लास्टिक की बनी, वो क्रेट्स हैं, उनको कहा जाता है, वो इससे बनाई जाती हैं। पैकिंग गार्बेज, जो गन वगैरह वाले पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अलग से है। जो डिफरेंट पैकिंग की जाती है सब्सटेंसेस की, वहां उसको यूज किया जाता है। गार्बेज बैग्स, ये जो गन वाले शॉपर होते हैं वो इसके बने होते हैं, पॉलीइथाइलीन के। टॉयज होते हैं इंसुलेशन के, हीट वगैरह को रोकने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए भी, इंसुलेशन के लिए भी पॉलीइथाइलीन को यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट पॉलीमर जो कि 3 यहां लिखे हुए, इनके इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट यूजेस हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एंड देयर इंप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल। डिस्पोजल के अंदर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या वहां इसके यूजेस हैं, क्या मकसद है इसका, इंप्लीकेशन ऑफ डिस्पोजल क्या मकसद होता है। ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गेटिविटी, मतलब कितना लंबे अरसे तक ये चलते हैं। कैन लास्ट 100 to 1000 ईयर, 100 साल तक भी ये रह सकते हैं, इनको कोई मसला नहीं होता, ये डिकम्पोज नहीं होते। कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक भी डिकम्पोज नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं होते। फिर इसका ये मसला है कि डिफिकल्ट टू डिस्पोज, इसको डिस्पोज करना मुश्किल होता है, जाया करना मुश्किल होता है। काज लॉन्ग टर्म वेस्ट मैनेजमेंट इशू, जो गंद है उसको मैनेज करना, ये उसके अंदर अगर ये प्लास्टिक होंगे तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये डिग्रेड होने के लिए 100 to 1000 ईयर ले लेते हैं। इसलिए इनको जब ये वेस्ट हो जाते हैं तो इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर लाइट वेट नेचर, ऐसे जो प्लास्टिक जिनका वेट कम होता है वो ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। और विंड या वाटर के थ्रू, हवा या वाटर के थ्रू वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे वो फैल सकते हैं और उससे पोल्यूशन काज हो सकती है। फिर यही बात लिखी हुई है, लीड टू पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन काज होती है। स्पेशली कहां पे? मैराइन एनवायरनमेंट, जहां पानी वगैरह हो, पानी के अंदर ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन काज कर सकता है। जैसे नालियां हैं वहां पानी है तो वहां ये पोल्यूशन काज कर सकता है। फिर उसके बाद केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन डिपेंड करती है, हर पॉलीमर की क्या होती है, डिफरेंट होती है, वेरी करती है। में इंक्लूडेड एडिटिव्स, कुछ में एडिटिव्स इंक्लूड होते हैं, जो कि एडिटिव्स ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो किसी भी चीज में ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को आप इनहांस कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। जैसे कि स्टेबलाइजर है, प्लास्टिसाइजर है, फ्लेम रिटार्डेंट्स है, कि अगर हीट वगैरह हम उन पे अप्लाई करें तो ऐसा उन पे कोई इफेक्ट ना हो, ऐसे प्लास्टिक बनाने के लिए उनमें फ्लेम रिटार्डेंट ऐड किए जाते हैं। स्टेबलाइजर, जो कि जो पॉलीमर है उसको स्टेबल बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? ये एडिटिव्स हैं जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को इनहांस करते हैं। फिर हार्मफुल केमिकल्स कैन रीच इनटू एनवायरनमेंट, वो इनसे हार्मफुल केमिकल एनवायरनमेंट में जाते हैं जो कि इकोसिस्टम और हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इकोसिस्टम आपको पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जब एक दूसरे को यूज करते हैं, ओवरऑल ये दोनों कंबाइन अगर आप इनको स्टडी करो तो ये इकोसिस्टम में आते हैं। और जो हार्मफुल केमिकल
रिलीज होते हैं कब भला, जब इनकी फॉर्मेशन होती है, या जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो जब ये डिके होते हैं तो माइक्रो प्लास्टिक वाटर के अंदर भी कंटेमिनेट हो जाते हैं, जो कि इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल है और बाकी जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए डायरेक्ट हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, हेल्थ को ये डैमेज करते हैं, खराब करते हैं। ठीक है, फिर रिसाइकलेबिलिटी, इनको कुछ प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, ये हमने ये भी टॉपिक पढ़ा कि किस तरह से रिसाइकलिंग करते हैं। कुछ को रिसाइकिल किया जा सकता है लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम ये आते हैं, कंटेमिनेशन हो जाती है, कई चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो फिर प्रॉपर से आप उसको रिसाइकलिंग भी नहीं कर सकते, या रिसाइकलिंग करने से पहले पहले ये वाटर के अंदर या ऐसी चीजों के अंदर मिक्स हो जाते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। सॉर्टिंग डिफिकल्टीज, फिर इनको सॉर्ट करना, अलग करना वो मुश्किल हो जाता है। फिर अगर इनकी रिसाइकलिंग करनी है, सॉर्ट करना अगर अलग करना मुश्किल है, तो इकोनॉमिकली ये अच्छे हमारे पास फिर इनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी। इकोनॉमिकली का मतलब ये है कि अगर इनको दोबारा से रिसाइकल आसानी से किया जा सके तो फिर हमारे पास रॉ मटेरियल पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, खर्चा कम होगा, तो खर्चा कम होगा तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। लेकिन ये इकोनॉमिक लिमिट्स हैं, मतलब इतना रॉ मटेरियल जो है वो वापस हमारे पास कलेक्ट नहीं होता क्योंकि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर कंटेमिनेट हो जाता है। तो ये इसका मसला है। कुछ प्लास्टिक तो रिसाइकल ही नहीं होते। ठीक है, फिर उनका प्रॉब्लम ये होता है जो रिसाइकल नहीं होते वो लैंडफिल का मतलब ये है कि जहां पे गंद वगैरह होता है, गार्बेज वगैरह हम इकट्ठा डंप करते हैं, उन जगह को क्या बोलते हैं, लैंडफिल। वहां पे ये एंड अप हो जाते हैं, वहां इनका वॉल्यूम बढ़ता जाता है और एट द एंड ये या तो इनको बर्न किया जाता है या खुद ही ये जमीन के नीचे बरीड हो जाते हैं। तो अगर जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकते उनका ये प्रॉब्लम है कि वो सारी जिंदगी फिर लैंडफिल के अंदर रहेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि इनको डिकम्पोज होने के लिए 100+ ईयर या 1000 ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए ये फिर वहीं रहते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। हाँ, जब आप इनको बर्न करते हो तो उससे इनका वॉल्यूम तो कम हो जाता है लेकिन बहुत सारे हार्मफुल केमिकल ये रिलीज करता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज हमने पढ़ा था, फ्यूरेन गैसेज पढ़ा था, इस तरह की डिफरेंट केमिकल इमिट करता है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास था डिस्पोजल में हमारा प्लास्टिक का क्या रोल है, उनको किस तरह से डिस्पोज करते हैं। कुछ डिस्पोज होते हैं, कुछ डिस्पोजेबल नहीं होते। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक थे तो बिल्कुल छोटे छोटे, ये बुक में इवन थोड़े ज्यादा लेंथी लिखे हुए, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और हमारे पास प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज, ये हमारा आज का टॉपिक था।